नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जैसे सिलेबस स्टूडेंट एंड जैसे CPGT केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल का आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक प्रकार से मॉक टेस्ट भी होने वाला है, जहां पे आप स्वयं से सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, उससे ज़्यादा अगर समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपना पेन और पेपर लेकर के बैठिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 तक ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था। क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है, अरेंज द कार्बनाइन। यहाँ पे कुछ कार्बनाइन दिए गए हैं जिसको डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो हर एक कार्बनाइन को ध्यानपूर्वक देखिए। CH3 होल 3 C- अर्थात कि 3 डिग्री कार्बनाइन यहाँ पे दिया गया है। CCl3- 1 डिग्री कार्बनाइन दिया गया है। CH3 होल 2 CH- और यहाँ पे देखिए फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है C6H5 CH2- यहाँ पे दिया गया है। तो इन सभी कार्बनाइन को डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इससे पहले भी मैंने बात किया था कि जो कार्बोनाइन का केस है वो कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल से अपोजिट होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन का जो केस है वो लगभग सेम होता है, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री से। लेकिन इसी का अपोजिट होगा आपका इसमें, ठीक है, कार्बोनाइन में। यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्बोनाइन दिया गया है, C पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, अर्थात कि लीस्ट स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी माइनस चार्ज है और तीनों तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है, तो ये और भी अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा ये 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री। यहाँ पर जैसे कि CCl3 दिया गया है। ठीक है, CCl3 आप सभी देख पा रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे देखिए Cl का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का टेंडेंसी होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अर्थात कि इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, तो स्टेबलाइजेशन करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका CCl3-। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके बाद फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस का केस आ जाता है, इसीलिए ये उसके बाद स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होगा या फिर सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आयोनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज्ड बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन ऐसा है जो कि मोस्ट स्टेबल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो एक एक ऑप्शन को यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देने का। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन करने का प्रयास करेगा, लेकिन इधर से CH3 की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट अर्थात कि इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। सेम केस यहाँ पे देखिए Cl तो इधर खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पे CH2 ग्रुप बीच में आ गया है, इसलिए ये भी लिस्ट स्टेबल होगा। और C नंबर जो है ये दोनों से मोस्ट स्टेबल होगा और यहाँ पे 2 फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, दो तरफ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का केस आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो रेजोनेंस बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट अनलाइकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन। पी नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन का ऐसा कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है जो कि मोस्ट अनलाइकली है, अर्थात कि इस प्रकार का आपका रेजोनेंस नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मोस्ट अनलाइक मतलब मोस्ट अनस्टेबल। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 5 बॉन्ड यहाँ पे बना दिया है, तो ये ज़्यादा अनलाइक हो जाएगा, इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये एग्जाम्पल है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। इस रिएक्शन में देखिए H2O दिया गया है, अर्थात कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि C के ऊपर अटैक कर रहा है और Br को इधर रिप्लेस कर दे रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और Br इधर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 37। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इज। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, बोथ ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी कोई। तो इसका नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, डिहाइड्रोहेलोजेनेशन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो ग्रुप निकाल रहा है और हेलोजन ग्रुप निकाल रहा है। ठीक है, दो ग्रुप यहाँ पे एलिमिनेट होता है, तो इस प्रकार का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि दो स्पीसीज या फिर दो ग्रुप एक ही साथ निकलते हैं, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, अर्थात कि यहाँ पे हाइड्रो ग्रुप OH ग्रुप भी निकल रहा है और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप भी निकल रहा है, तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का सबसे पहले आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन किसमें मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन आयन के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पे बेंजीन रिंग रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड फ्रॉम। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन किससे बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 39। तो कार्बोकेटाइन के केस में मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप वहाँ पे रहेगा उतना अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस उतना ज़्यादा बनेगा और जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस में ज़्यादा फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में एक भी फिनाइल ग्रुप नहीं है, तो ये तो एकदम कम लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक फिनाइल ग्रुप है, तो इसके बाद इससे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप है, उसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका सी नंबर हो जाएगा। जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे देखिए 3 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने की संभावनाएं होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। इन ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SN1 रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस मेनली गिव्स रिएक्शन इन कन्फिग्रेशन, माफ कीजिएगा रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। ऑप्शन बी है देखिए इन्वर्सन ऑफ कन्फिग्रेशन, रेसमिक प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन डी है देखिए नो प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट मेनली गिव्स। तो ऑप्टिकली कोई सबस्ट्रेट पे अगर SN1 रिएक्शन आप कंडक्ट करते हैं तो रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन होता है, माफ कीजिएगा रेसमिक प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस केस में आपको रेसमिक प्रोडक्ट मिलता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल दिया गया है, इज एरोमेटिक बिकॉज। ये एरोमेटिक क्यों होगा ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, 7p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7p ऑर्बिटल्स एंड 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन,
6p ऑर्बिटल्स एंड 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, या फिर ऑप्शन डी है देखिए 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हकल रूल अगर आप लगाते हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6p ऑर्बिटल है और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये एरोमेटिक है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच इज़, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, विच इज़ बेटर साइट फॉर प्रोटोनेशन, इसमें से कौन सा बेटर साइट होगा प्रोटोनेशन के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड या फिर ऑल ऑफ दीज, किस साइड से प्रोटोनेशन आसानी से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो कि यहाँ पे अगर H+ आएगा आसानी से यहाँ पे जा करके प्रोटोनेशन कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे OH बना सकता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटोनेशन अर्थात कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को प्रोटोनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे H को इलेक्ट्रॉन आराम से दे सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की ओर से OH यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिव बाय SN2 मैकेनिज्म, बेंजाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड या फिर ऑप्शन सी है देखिए क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन डी है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म से कौन सा आपका रिएक्शन आगे बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है देखिए, रेट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, एक स्पीसीज यहाँ पे रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है H2O। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अर्थात कि जेड जो है वो फास्टर किस केस में होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए Cl NH2 OC2H5 OCO CH3, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर किस में होगा, जब यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा Cl। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल अर्थात कि नेगेटिव चार्ज पर अटैक करने वाला। ठीक है, अर्थात कि खुद पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ मोर रिएक्टिव होगा ये आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, तो इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात कि जो नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, अर्थात कि जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा वहीं पे ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, ऊपर से यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर मौजूद है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे फॉलोइंग कंपाउंड दिए गए हैं और यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर में सजाना है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इन टुवर्ड्स, ये जो आपका कंपाउंड दिए गए हैं इसमें से आपको सजाना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए, न्यूक्लियोफाइल अर्थात कि जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मिलेगा वहां पे ज़्यादा अटैक करेगा, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बेंजीन रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहता है, तो इस सब में आपका जो अटैक करने का टेंडेंसी है वो कम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, कौन सा मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन की तरफ। चलिए ऑप्शंस को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो SN1 अर्थात कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिनाइल ग्रुप जिसमें होगा वो ज़्यादातर यहाँ पे रिएक्टिव होगा, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनाइल ग्रुप है तो यहाँ पे कार्बोकेटायन जब बनेगा तो यहाँ पे आराम से पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, अर्थात कि स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो Br है ये आसानी से निकल जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन CH3Cl अंडरगोज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, जब CH3Cl होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन शो करता है, यहाँ पे कार्बन अंडरगोज ए जियोमेट्रिक चेंज फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू प्लानर, कार्बन यहाँ पे
जियोमेट्रिकल चेंज शो करता है और टेट्राहेड्रल से प्लानर हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 हो जाता है। बोथ ए एंड बी होगा या फिर नन ऑफ द एबोव। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का क्या करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, अर्थात कि CH3 और Cl इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो फ्री रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पे CH3 डॉट बन रहा है और Cl डॉट बन रहा है। तो कार्बन अंडरगोज जियोमेट्रिक चेंज फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू प्लानर, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल था लेकिन अभी फ्री रेडिकल बना तो इस प्रकार का प्लानर स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, ये भी आपका करेक्ट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बिन। कार्बिन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ डाइजो मीथेन और कीटीन। इट कैन बी इंसर्टेड इनटू एल्कीन फॉर्मिंग साइक्लोएल्कीन। या फिर ऑप्शन सी है, देखिए इट कैन एग्जिस्ट इन सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट। ऑप्शन डी यहाँ पे कहा गया है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 50। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, ऑप्शन डी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। आगे के क्वेश्चन को हम लोग आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।